हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी। सो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट जो है वो सप्लाई को बोला गया है। अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई किया जाएगा तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि डेफिनेशन से। गुड्स क्या होता है। बोला है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी चीज जो मूव की जा सकती है उसको गुड्स बोलेंगे। ठीक है। अदर देन क्या बोला है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है, कोई भी आपका क्लेम हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, लॉटरी हो गया, बैटिंग हो गया। ठीक है। अदर देन सिक्योर डेट। कोई भी क्लेम, इंश्योरेंस का क्लेम है, वो भी यहां पर इंक्लूड होगा। आगे क्या बोला है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या है, कोई भी क्रॉप है या ग्रास है जो अभी जो है लैंड से अटैच्ड है, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि उसको सीवर करने के बाद, उसको काटने के बाद जो है उसका सप्लाई किया जाएगा, तो वो भी यहाँ पर गुड्स कहलाएगा। ठीक है। क्योंकि पहली लाइन में हमने क्या देखा था कि जो भी चीज मूवेबल है वही गुड्स कहलाएगा, इसलिए इसको अलग से बोला गया कि बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स हो गए और ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास हो गई जो एज ऑफ नाउ लैंड से अटैच्ड है। ठीक है। ये गुड्स की डेफिनेशन क्लियर है। अब नेक्स्ट, सर्विसेज क्या होता है। सर्विस मीन्स एनीथिंग। यहां पर सर्विस का डेफिनेशन बहुत ही वाइडर दिया गया है। क्या बोला है, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। ठीक है। मनी एंड सिक्योरिटी को गुड्स और सर्विस दोनों की ही डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन मनी में है या सिक्योरिटीज में है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड क्या बोला है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी। ठीक है। अब ये यूज ऑफ मनी क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने आपको जो है 1 लाख रुपीज दिए हैं, आपको पैसों की जरूरत थी, आपने मेरे से 1 लाख रुपीज लिए और 2 महीने के बाद जो है वो पैसा आपने मुझे फिर से लौटाया। ठीक है। जब वो आपने पैसा मुझे लौटाया है तो साथ में पैसों के साथ में इंटरेस्ट भी दिया। अब वो इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि मैंने एक सेपरेटली कंसिडरेशन चार्ज किया आपसे। ठीक है। आपने मेरा पैसा यूज किया और उसके लिए मैंने सेपरेटली कंसिडरेशन चार्ज किया, तो वो कहलाता है यूज ऑफ मनी। ठीक है। वो भी सर्विस कहलाएगा। Or its conversion by cash or by any other mode from one form, currency or denomination to another form, currency and denomination for which a separate consideration is charged। ठीक है। आप कोई कन्वर्जन करा रहे हो, आपके पास डॉलर है, आपको आईएनआर चाहिए। कन्वर्जन करने के लिए कोई एजेंट है जो आपसे सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, तो वो भी यहाँ पर सर्विस कहलाएगी। ठीक है। सर्विस का डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसने क्या बोला है कि सर्विसेज इंक्लूड्स फैसिलिटेशन और अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस एंड सिक्योरिटीज। ठीक है। मनी एंड सिक्योरिटीज को गुड्स एंड सर्विस दोनों की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया है, लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन है जो फैसिलिटेट करे या अरेंज कर रहा है ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटीज, तो फिर वो सर्विस कहलाएगा और वो भी उस पर जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन नंबर 3 क्या दिया है, बिजनेस का। ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत ही बड़ा है और इसको अच्छे से समझना है। ठीक है। वन बाय वन देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले बोला है बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट। ठीक है। क्या बोला है, कोई भी आपका ट्रेड है, कॉमर्स है, या आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या आपका कोई प्रोफेशन है। इनकम टैक्स के अंदर जो है प्रोफेशन को अलग से डील किया जाता है, लेकिन यहां पर जीएसटी के अंदर बिजनेस में ही प्रोफेशन इंक्लूडेड है। ठीक है। नेक्स्ट ये वोकेशन। वोकेशन मतलब हो गया कोई भी स्किल से आप पैसा कमा रहे हो, एक्टर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, जो अपना स्किल से पैसा बना रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट एडवेंचर हो गया, कोई एक्टिविटीज हो गई, या वेजर हो गया। वेजर मतलब होता है जहां जहां पर बैटिंग कराया जाता है। ठीक है। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी है, वेदर और नॉट फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट, चाहे आप उससे प्रॉफिट कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो वो रेलेवेंट नहीं है। ये सारी चीजें जो है बिजनेस में इंक्लूड की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू एड अबाउट। ठीक है। ये सारी चीजों के कोई इंसिडेंटल सर्विसेज है तो वो भी जो है यहाँ पर बिजनेस का पार्ट बनेगी। नेक्स्ट ये एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ ए अबाउ वेदर और नॉट देयर इज अ वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन। मतलब ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम होना जरूरी नहीं है, फ्रीक्वेंसी होना जरूरी नहीं है। आप अगर साल में एक ट्रांजेक्शन ही कर रहे हो और आपका थ्रेशोल्ड लिमिट ज्यादा है तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जरूरी नहीं है, रेगुलरिटी जरूरी नहीं है, वॉल्यूम आप सिर्फ वो एक क्वांटिटी बेच रहे हो या 10 क्वांटिटी बेच रहे हो वो रेलेवेंट नहीं है। आपका ये जो चीजें हैं वो बिजनेस माना जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। मतलब आपने बिजनेस कमेंस करने के लिए या फिर बिजनेस बंद करने के बाद में कोई भी कैपिटल गुड्स खरीदे हैं या कोई सर्विसेज लिए है तो वो भी यहाँ पर बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया है प्रोविजन बाय अ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी
ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर, मतलब कोई भी क्लब है या कोई एसोसिएशन है जो जो अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट ये एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस, मतलब कोई भी प्रीमाइस में एंटर करने के लिए आपने कंसिडरेशन पे किया है तो वो भी बिजनेस के अंदर आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया कि आप वाटर पार्क में गए हो या सिनेमा थिएटर में गए हो या फिर आईपीएल देखने आप स्टेडियम में गए हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, आपको एडमिशन के लिए कोई कंसिडरेशन पे करना पड़ता है, तो वो भी बिजनेस का पार्ट माना जाएगा और उस पर भी जीएसटी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, सर्विसेज सप्लाइड बाय ए पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस, मतलब कोई भी ऑफिस होल्ड करने के, जैसे डायरेक्टर्स हो गए, सीएफओ हो गए, तो वो जो भी सर्विसेज दे रहे हैं ऑफिस होल्ड करने का, वो भी बिजनेस का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट दिया है एक्टिविटीज ऑफ ए रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर। टोटलाइजेटर क्या होता है, देखिए जो भी रेस क्लब होते हैं जहां पर लॉटरी या बैटिंग किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, एक डिवाइस होता है उसको बोलते हैं टोटलाइजेटर, वहां पर सारी जो बैटिंग का अमाउंट होता है वो वहां पर इकट्ठा किया जाता है और फिर लास्ट में जो भी पर्सन जीतता है विनिंग, तो उसको जो है वो पैसा आफ्टर डिडक्टिंग सम अमाउंट ऑफ कमीशन उसको जो है विनिंग का अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। सो कोई भी एक्टिविटी है रेस क्लब का, चाहे वो टोटलाइजेटर के थ्रू हो या फिर लाइसेंस टू बुक मेकर, जनरली जो बुकी होते हैं जो ये सारा बैटिंग का काम करवाते हैं, ठीक है, सो उसको लाइसेंस दिया है, देने का एक्टिविटी हो गया, या फिर कोई भी एक्टिविटीज ऑफ अ लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब, सो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो भी बिजनेस माना जाएगा। और लास्ट क्या बोला है, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। सो गवर्नमेंट की अगर कोई सर्विसेज दे रही है जहां पर गवर्नमेंट जो है एंगेज है एज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो वो भी बिजनेस का पार्ट मानी जाएगी, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है बिजनेस के अंदर इंक्लूड की जाती है। और जीएसटी कब लगता है, जब आप सप्लाई कर रहे हो, कोई भी गुड्स हो गया या सर्विसेज हो गया, उसका सप्लाई कर रहे हो फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। सो ये हमने बिजनेस का डेफिनेशन देखा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन दिया है फैमिली, ठीक है। सो फैमिली क्या होता है, जीएसटी के अंदर फैमिली का डेफिनेशन बहुत ही छोटा दिया हुआ है। क्या बोला है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, ठीक है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द फैमिली, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोला है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, चार लोगों की बात हुई, कौन कौन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन, अगर वो डिपेंडेंट है तो ही फैमिली का पार्ट माना जाएगा, अगर डिपेंडेंट नहीं है तो फैमिली में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, स्पाउस और चिल्ड्रन के केस में चाहे डिपेंडेंट है ना ही है, ठीक है, दोनों ही केसेस में जो है वो हमेशा फैमिली का पार्ट माना जाएगा। अब आगे नेक्स्ट डेफिनेशन दिया है सप्लायर। सप्लायर क्या होता है जीएसटी के अंदर, सप्लायर वो पर्सन होता है जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है, ठीक है। एंड सप्लायर इंक्लूड्स एन एजेंट, कोई भी एजेंट जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है, तो वही भी यहाँ पर जो है इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट एक अमेंडमेंट दिया गया है कि कोई भी सर्विसेज है बाय पर्सन जो बैटिंग का सर्विस करवा रहा है या अरेंज करवा रहा है, ऑर्गेनाइज और अरेंज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सप्लाई ऑफ एनी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को ऑर्गेनाइज कर रहा है या ऑपरेट कर रहा है ओवर अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है वो सारा करवाने के लिए एक्शनेबल क्लेम, तो उस केस में वो भी जो है सप्लायर का पार्ट बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन दिया है रेसिपिएंट। जीएसटी के अंदर रेसिपिएंट कौन होता है, तो सिंपल समझना आपको क्या है, तीन कंडीशन दी है। अगर आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट क्या बोला है, इफ वेयर कंसिडरेशन इज पेबल, अगर कंसिडरेशन पे कर रहे हो तो जो व्यक्ति कंसिडरेशन पे कर रहा है वही व्यक्ति रेसिपिएंट माना जाएगा। अगर कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे हो और सप्लाई जो है वो गुड्स का सप्लाई है, तो फिर जो भी पर्सन को गुड्स का पोजीशन दिया गया या फिर यूज करने के लिए दिया गया गुड्स को, वही व्यक्ति जो है रेसिपिएंट मान लिया जाएगा। और थर्ड क्या बोला है, जहां पर कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे हैं और सप्लाई जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उस केस में रेसिपिएंट कौन होगा, द पर्सन टू हुम द सर्विसेज इज रेंडर्ड, ठीक है। सो जिस भी व्यक्ति को सर्विसेज रेंडर की गई है वही जो है रेसिपिएंट मान लिया जाएगा। एंड सप्लायर के केस में भी बोला है कि सप्लायर इंक्लूड्स एन एजेंट, ठीक है, हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट, तो एजेंट यहाँ पर सप्लायर की डेफिनेशन में भी इंक्लूड होता है और रेसिपिएंट की डेफिनेशन में भी एजेंट जो है इंक्लूड किया जाता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन दिया है कंसीडरेशन का, ठीक है, सप्लाई जो भी आप करते हो गुड्स और सर्विस का वो कंसीडरेशन के लिए होना चाहिए, ठीक है। सो कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इंक्लूड्स, ठीक है, क्या क्या इंक्लूड करता है, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, मतलब आपने कोई भी पैसा पे किया है चाहे वो मनी की फॉर्म में हो या फिर अदरवाइज मतलब काइंड में भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई भी गुड्स खरीदा है जिसका प्राइस है 10,000 रुपीज, आपने नया फोन खरीदा 10,000 रुपीज में,
आपने कैश में पे किया 6,000 रुपीज और अपना ओल्ड फोन जो है वो एक्सचेंज कराया और उसका जो प्राइस आपको मिला है 4,000 रुपीज। तो इसमें क्या हो गया, आपने पार्टली जो पेमेंट किया है वो कैश में किया है और पार्टली जो है वो काइंड में किया है, तो वो भी कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, सो एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, सो गुड्स और सर्विस के लिए आपने जो भी पेमेंट किया है वो कंसिडरेशन माना जाएगा, बट शेल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने कोई भी सब्सिडी दिया है तो वो यहां पर कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस। इसका क्या मतलब है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस मतलब कुछ करने या कुछ ना करने का जब आपको पैसा मिलता है, नॉन कम्पीट फीस जो आपको दिया जाता है वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, सो कोई भी पैसा आपको पे किया गया है कोई एक्टिविटी करने के लिए या ना करने के लिए, तो वो भी कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा, बट शेल नॉट इंक्लूड क्या, कोई भी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो दोनों ही केसेस में सब्सिडी कोई भी रिसीव हुआ है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, डिपॉजिट के बारे में। सो डिपॉजिट क्या होता है, देखिए आप कहीं पर भी रेंट पे कोई प्रीमाइसेस ले रहे हो तो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज किया जाता है। ठीक है, अगर वो डिपॉजिट जो है वो रिफंडेबल है तो फिर वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन जो सप्लायर है वो उस डिपॉजिट को एडजस्ट करता है। मान लीजिए ऐसा आपका एग्रीमेंट है कि आप जब भी घर खाली करके जाओगे तो लास्ट मंथ में जो आपका डिपॉजिट है वो एडजस्ट कर लिया जाएगा, तो उस केस में क्या हो रहा है, वो डिपॉजिट कंसिडरेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में वो कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, लेकिन अगर वो रिफंडेबल है तो उस केस में वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ कंसिडरेशन से रिलेटेड कुछ रेलेवेंट सर्कुलर्स दिए गए हैं, सो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला सर्कुलर, सर्कुलर नंबर 116, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, ध्यान से समझना। डोनेशन रिसीव्ड बाय अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स विदाउट क्विड प्रो क्यो, मतलब क्या हुआ, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, आपको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी इंडिविजुअल डोनर से कोई डोनेशन मिला है और विदाउट एनी ऑब्लिगेशन है, ठीक है, तो फिर वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या बोला है, जब भी कोई डोनेशन दिया जाता है किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, मान लीजिए कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें शाहरुख खान ने जो है डोनेशन दिया, अब उन प्रीमाइसेस ने क्या किया, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, वहां पर एक रूम बनाया और उसके ऊपर डिस्प्ले पे लिखा कि डोनेटेड बाय मिस्टर शाहरुख खान। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो भी डिस्प्ले किया गया डोनर का नाम इन द रेसिपिएंट्स इंस्टीट्यूट प्रीमाइसेस, वो एक एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ चूंकि पैसा उसने दिया है तो उसको ग्रेटफुल है वो लोग, और उन्होंने नाम डिस्प्ले किया है, तो वो एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है। और पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ डोनर्स एक्ट ऑफ फिलेंट्रोपिक, फिलेंट्रोपिक मतलब बहुत जो दान किया है उसने, तो उसको एक्ट को बता रहे हैं। एंड इज नॉट एम्ड एट गिविंग पब्लिसिटी टू द डोनर, मतलब उसका जो पर्पस है वो कोई पब्लिसिटी नहीं करने का है। ठीक है, वहां पर शाहरुख खान का नाम लिखा है तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहां पर लिखा है डोनेटेड बाय रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, उसके प्रीमाइसेस का, उसका बिजनेस का जो है नाम यहाँ पर दिया जा रहा है, तो उस केस में क्या है, वो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट मान लिया जाएगा और फिर वो कंसिडरेशन माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, सो इस सर्कुलर के अंदर आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी तीनों कंडीशन जो है कम्युलेटिवली फुलफिल होनी चाहिए। पहला कौन क्या बोला है, गिफ्ट और डोनेशन जो है वो किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए। ठीक है, सेकंड बोला है पेमेंट हैज द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, और थर्ड बोला है पर्पस जो है वो फिलेंट्रॉफिक होना चाहिए। फिलेंट्रॉफिक का मतलब कोई भी कॉमर्शियल गेन नहीं होना चाहिए या फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। ठीक है, अगर वो अपने बिजनेस का, अपनी फर्म का या अपनी कंपनी का नाम वहां पर डिस्प्ले कर रहे हैं तो उस केस में वो एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा और वो एक तरह की सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। ठीक है, और फिर उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन वो पर्पस जो है वो फिलेंट्रॉपिक है तो फिर वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, सो आपको ये सर्कुलर जो है अच्छे से कवर अप करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर्कुलर दिया सर्कुलर नंबर 22, जो बात करता है आर्ट वर्क सेंट बाय एन आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई एज नो कंसिडरेशन फ्लोज फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। अब समझिए ये सर्कुलर क्या बोल रहा है, कोई भी आर्टिस्ट है जो अपनी पेंटिंग्स बनाता है, ठीक है, अब पेंटिंग्स को वो बना करके जो है एग्जीबिशन में भेजता है, तो जब वो एग्जीबिशन में भेज रहा है वहां पर काफी सारे लोग आएंगे, उसकी पेंटिंग्स को देखेंगे, अगर किसी को वो पेंटिंग पसंद आती है तो फिर वो खरीदेंगे। तो इस केस में सप्लाई कब माना जाएगा, जब वो पेंटिंग्स को किसी ने बाय किया है। ठीक है, अगर किसी ने व्यक्ति ने बाय नहीं किया तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, इट इज ओनली व्हेन अ बायर सेलेक्ट्स अ पर्टिकुलर आर्ट वर्क डिस्प्लेड एट द गैलरी then the actual supply takes place and applicable GST will be payable at the time of such supply। ठीक है, तो जब कोई भी व्यक्ति उस आर्ट वर्क को खरीदेगा तभी सप्लाई माना जाएगा, सिर्फ वो एग्जीबिशन में भेजा है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सर्कुलर दिया है सर्कुलर नंबर 186,
ये क्या बोलता है, नो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी इन ल्यू ऑफ नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय द सेड इंश्योरेंस कंपनी टू हिम। ठीक है, सो ये सर्कुलर क्या बात करता है, देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में क्या है, एक जनरल प्रैक्टिस है कि अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर जो है कोई भी पॉलिसी का क्लेम नहीं करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसको जो है बोनस दिया जाता है। ठीक है, और बोनस का नाम होता है नो क्लेम बोनस, कि इंश्योरेंस कंपनी जो बोलती है कि आपने पिछले साल में कोई भी क्लेम नहीं किया है, इसलिए हम आपको जो है बोनस दे रहे हैं। अब क्या ये एक्टिविटी सर्विस कहलाएगा, क्योंकि हम आगे चलकर पढ़ेंगे, शेड्यूल 2 में बोला गया है कि कोई भी एक्टिविटी ऑफ एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, मतलब कुछ ना करने का भी जब आपको पैसा मिलता है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है और उस पर जीएसटी लगेगा। तो क्या ये कुछ ना करने का पैसा मिल रहा है? ठीक है, सो यहां पर सर्कुलर नंबर 186 ने क्लैरिफाई किया है कि जो भी एनसीबीज होते हैं, ठीक है, नो क्लेम बोनस जो दिए जाते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं, कंपनी जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि आपको पिछले साल में कोई भी क्लेम नहीं करना है और हम आपको बोनस देंगे, एग्रीमेंट ये नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति पॉलिसी लेता है उसका पर्पस क्या होता है कि वो अपने आप को इंडेमनीफाई करना चाहता है। ठीक है, कि अगर मेरे को कोई भी लॉस होता है, कोई भी इंजरी होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में जो मैं है क्लेम करूंगा। ठीक है, अब चूंकि ऐसा कोई इवेंट हुआ नहीं तो उसने पॉलिसी को क्लेम किया नहीं, और इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम दिया है तो वो यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, और उस पर जो है जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। सो आई होप ये तीनों सर्कुलर आपको क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, जो इस चैप्टर की जान है, सेक्शन 7। ठीक है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7(1) बात करता है सप्लाई के बारे में। ठीक है, सो वन बाय वन देखते हैं। सप्लाई क्या बोला है, सप्लाई इंक्लूड्स, क्या बोला है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, अलग अलग जीएसटी के अंदर अलग अलग फॉर्म्स दिए गए हैं सप्लाई के। ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सच एज सेल हो गया, ट्रांसफर हो गया, बार्टर हो गया, एक्सचेंज हो गया, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। ठीक है, सो ये 8 फॉर्म्स दिए हैं सप्लाई के। सो कोई भी फॉर्म का सप्लाई हो रहा है किसी गुड्स या सर्विस का, मेड और अग्रीड टू बी मेड, इसका मतलब क्या हुआ, या तो सप्लाई हो चुका है या फिर उसका एग्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, आपका एग्रीमेंट हो गया कि हम इस फ्यूचर डेट पे जो है हम लोग ये सप्लाई करेंगे, और उसके अगेंस्ट हो सकता है अगर आपको कोई एडवांस रिसीव हुआ है तो एडवांस पे भी जीएसटी आता है। ठीक है, हमने टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर देखा था कि अगर एडवांस किसी सप्लाई ऑफ सर्विस के अगेंस्ट रिसीव हुआ है तो वो उस पर भी जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर एडवांस किसी गुड्स के अगेंस्ट रिसीव हुआ है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रोविजन हम टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है, बाय अ पर्सन। अब पर्सन क्या है, जीएसटी के अंदर पर्सन का टर्म जो है डेफिनेशन बहुत ही वाइडर दिया गया है। सो पर्सन इंक्लूड्स एचयूएफ कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो गए। सो ये सारे जो चीजें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। ठीक है, सो मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो बिजनेस के लिए होना चाहिए। सो सप्लाई के अगर आपको देखना है तो 3 चीजों का ध्यान रखना है, 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी, सबसे पहले सप्लाई जो है वो किसी गुड्स या सर्विस का होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड क्या बोला, फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ पैसा दिया होना चाहिए। और थर्ड क्या बोला, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। ठीक है, सो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो ही वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 7(1)AA। ये क्या बोलता है, द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन by a person other than an individual to its member or constituents or vice versa for cash, deferred payment or other valuable considerations। so ये क्या बोलता है, कोई भी क्लब हो गया या कोई सोसाइटी हो गया जो अपने मेंबर्स को कोई सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के काफी सारे जजमेंट्स हैं ऐसे जिसमें क्लब और उसके मेंबर्स को जो है वो एक ही माना गया है। तो जीएसटी एक्ट के अंदर यहां पर क्लैरिफाई कर दिया गया है कि दोनों जो है वो सेपरेट माने जाएंगे, और कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा हो रहा है जो क्लब या कोई भी एसोसिएशन है अपने मेंबर्स को दे रहा है और फॉर अ कंसिडरेशन दे रहा है, वो कंसिडरेशन चाहे कैश में है या डेफर्ड पेमेंट है या कोई भी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन की फॉर्म में है, तो फिर वो भी सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, सो इट इज डीम्ड टू बी 2 सेपरेट पर्संस। ठीक है, और ये प्रोविजंस जो है वो सारे जजमेंट्स को ओवरराइड करता है। सो जीएसटी के अंदर ये सर्विसेज भी सप्लाई माना जाएगा और उस पर भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 7(1)B। 7(1)B बात करता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। ठीक है, कोई भी सर्विस आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हो तो वो कस्टम्स एक्ट के अंदर डील किया जाता है। ठीक है, कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब क्या बोला है कि आप इंपोर्ट कर रहे हो कोई भी सर्विस, तो यहां पर पहली कंडीशन हमने क्या देखी थी, पहली कंडीशन थी कि सप्लाई जो होना चाहिए किसी भी गुड्स या सर्विस का होना चाहिए, तो यहां पर सर्विस कवर हो रहा है। ठीक है, हम सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉर अ कंसिडरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस का होना जरूरी नहीं है। ठीक है,
तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में है या नहीं है तो भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए है जो दुबई में रहता है, ठीक है, मैंने उससे जो है इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस लिया है अपने रेसिडेंशियल हाउस के लिए, ठीक है, अपने घर के लिए मैं उससे इंटीरियर डेकोरेटर का सर्विस ले रहा हूं। अब मैंने क्या किया, सर्विसेज इंपोर्ट की है, कंसिडरेशन भी पे किया है, लेकिन वो बिजनेस के लिए नहीं है, मैंने अपने पर्सनल पर्पज के लिए लिया है, तो भी वहां पर जो है जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, अब थर्ड क्या बोला है, 7(1)(c) बात करता है एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। मतलब क्या बोला है, कोई भी एक्टिविटी है जो शेड्यूल 1 में फॉल करता है, चाहे कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन देखी, या तो सप्लाई होना चाहिए किसी गुड्स या सर्विस का, फॉर ए कंसिडरेशन होना चाहिए, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला, कंसिडरेशन नहीं है तो भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे। सो शेड्यूल 1 में क्या है, 4 पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, सो देखते हैं 1 बाय 1 क्या बोला है। फर्स्ट वन बोला है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। ठीक है, सो क्या बोल रहा है, आप अपने बिजनेस का कोई भी एसेट है जो परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो या फिर डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, और जब उस एसेट को आपने खरीदा था उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया था, ठीक है, तो उस केस में वो भी सप्लाई मान लिया जाएगा, चाहे आप कोई भी कंसिडरेशन चार्ज ना करो। ठीक है, सो कंडीशन कौन कौन सी फुलफिल होनी चाहिए, देखिए सबसे पहले जो डिस्पोजल या ट्रांसफर कर रहे हो वो किसी ना किसी बिजनेस एसेट का होना चाहिए। ठीक है, आपका पर्सनल एसेट नहीं हो सकता, आपका कोई भी एसेट है जो आपके बिजनेस में काम आ रहा है वो एसेट होना चाहिए। सेकंड क्या बोला है, ट्रांसफर और डिस्पोजल मस्ट बी परमानेंट। ठीक है, परमानेंटली आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। और तीसरा क्या है, आईटीसी मस्ट बी अवेल्ड ऑन सच बिजनेस एसेट। तो हम आईटीसी चैप्टर के अंदर देखेंगे सेक्शन नंबर 17(5) के अंदर कुछ चीजों पर जो है आईटीसी ब्लॉक किया गया है। ठीक है, उस पर आईटीसी आप नहीं ले सकते हैं। सो अगर आईटीसी आपने जब खरीदा है वो एसेट को, तब आपने आईटीसी नहीं लिया, आईटीसी ब्लॉक है, या फिर आईटीसी अवेलेबल था लेकिन पर्सन ने अपने इच्छा से वो आईटीसी नहीं लिया है, अवेल नहीं किया, तो उस केस में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो। ठीक है, सो आपको ये तीनों कंडीशन ध्यान रखनी है, बिजनेस एसेट होना चाहिए, परमानेंटली ट्रांसफर होना चाहिए, और आईटीसी मस्ट बी अवेल्ड होना चाहिए। तीनों कंडीशन फुलफिल है तो फिर इवन दो आपने कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया तो भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, सो पैरा 1 यहां पर क्लियर है। अब पैरा 2 क्या बोलता है, कोई भी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 25 मेड व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो क्या बोला, कोई भी सप्लाई आप कर रहे हो किसी गुड्स का या सर्विस का, बिटवीन क्या बोला है, रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है, और इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में है, तो चाहे कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, सो हम डेफिनेशन देखते हैं कि रिलेटेड पर्सन क्या होता है और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। ठीक है, सो रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 15 है। सो पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन एज डीम्ड टू एज रिलेटेड पर्सन इफ ऑफिसर और डायरेक्टर हो गए एक दूसरे की कंपनी में, वो रिलेटेड होते हैं। लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स हो गए हैं। इंप्लॉयर और इंप्लॉय जो है हमेशा रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं। कोई थर्ड पर्सन है जो कंट्रोल कर रहा है, ओन कर रहा है या होल्ड कर रहा है मोर देन इक्वल टू 25% वोटिंग स्टॉक और शेयर्स इन बोथ ऑफ देम, तो वो दोनों ही कंपनियां जो है वो रिलेटेड पर्सन मानी जाएगी। कोई भी एक कंपनी है जो कंट्रोल कर रही है किसी अदर पर्सन को, तो वो रिलेटेड माने जाएंगे। कोई थर्ड पर्सन है जो दोनों को कंट्रोल कर रहा है, तो दोनों आपस में जो है रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। दो कंपनियां आपस में मिलकर के तीसरे पर्सन को कंट्रोल कर रही है, तो वो भी रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। पर्सन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, सेम फैमिली के मेंबर्स हैं वो भी रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। फैमिली की डेफिनेशन हमने अभी देखी, क्या क्या था उसमें, चिल्ड्रन एंड स्पाउस ऑलवेज फैमिली का पार्ट होता है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ये चारों लोग फैमिली का पार्ट बनेंगे कब, जब वो डिपेंडेंट है। ठीक है, और लास्ट क्या बोला है, वन ऑफ देम इज सोल एजेंट है, या फिर कोई सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर सोल कंसेशनर है, सो वो भी रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। ठीक है, सो ये सारे पर्सन जो है रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। इनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में हो रहा है, तो इवन दो विदाउट कंसिडरेशन है तो भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, सो डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या हुआ, अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी shall in respect of each such registration be treated as distinct person। मतलब क्या होगा, एक ही एंटिटी है जिसके सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए हुए अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, सो सेम पेन है लेकिन सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, तो फिर वो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। ठीक है, और कोई एक एंटिटी है वो रजिस्टर्ड है और दूसरी एंटिटी है वो अनरजिस्टर्ड है, तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं। ठीक है, सो कोई भी ट्रांजेक्शन जो किसी रिलेटेड पर्सन के बीच में या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हुआ है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में हुआ है, तो फिर वो सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर एक प्रोवाइजो दिया है कि गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय
shall not be treated as supply of goods or service or both। मतलब क्या बोला है, कोई भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, हमने देखा रिलेटेड पर्सन होते हैं। सो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट दिया है जिसका वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹50,000, मतलब 50,000 से कम का गिफ्ट है, तो फिर वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। मतलब उतने अमाउंट का जो है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे सकता है। अगर 50,000 से ज्यादा का है तो फिर वो सप्लाई का पार्ट बनेगा और उस पर जीएसटी पेमेंट आएगा। ठीक है, सो दो यहाँ पर पॉइंट्स अपने कंप्लीट हो गए। पहला था परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनटू टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड, और सेकंड पैरा क्या बोलता है, कोई भी सप्लाई हो रहा है गुड्स या सर्विस का बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, लेकिन प्रोविजो क्या बोलता है कि एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को अप टू ₹50,000 तक का गिफ्ट दे सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर। ये क्या होता है, देखिए कोई एक फैक्ट्री है जहां पर गुड्स बनते हैं और फिर वो फैक्ट्री अपने गुड्स को जो है अपना ही शोरूम पे वो ट्रांसफर करते हैं, या फिर कोई एक ब्रांच है वो अपने गुड्स को दूसरी ब्रांच पे ट्रांसफर करते हैं जहां पर सेल जो है वो ज्यादा है। तो उस केस में ये क्या कहलाता है, ये एक तरह की सेल्फ सप्लाई से, ठीक है, खुद को ही सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एंटिटी तो सेम है। तो उस केस में क्या बोला, ये भी एक तरह का सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, वो भी सप्लाई माना जाएगा इवन दो विदाउट कंसिडरेशन है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या बोला है, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस इज बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस विद सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, ऑफ द सेम लीगल एंटिटी एज दे आर ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होना चाहिए, तो वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी दो यूनिट्स है किसी एक लीगल एंटिटी की और वो अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन है, मतलब एक ही रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए अहमदाबाद में मेरे दो कंपनीज है और मैंने रजिस्ट्रेशन एक ही ले रखा है, ठीक है, दो ब्रांचेस है, तो फिर वो जो है ब्रांच ट्रांसफर अगर कुछ करते तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, सो सेपरेट रजिस्ट्रेशन में आपने कोई भी ट्रांसफर किया है तो फिर वो सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सर्कुलर दिया है, सर्कुलर नंबर 47, ये बात करता है मोल्ड्स और डाइज। कोई भी मोल्ड्स और डाइज है जो ओन करता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और वो सेंड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट टू अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, क्या है, ओईएम जो है मोल्ड्स और डाइस को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को भेज रहा है, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ओईएम और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर दोनों ही रिलेटेड पर्सन नहीं होते। हमने अभी रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन देखा, सो वो रिलेटेड पर्सन भी नहीं है, ना ही वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, और चूंकि उसके बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा गया है तो कंसिडरेशन भी नहीं है, इसलिए वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सर्कुलर दिया है, सर्कुलर नंबर 172, ये बात करता है परक्यूसिट्स के बारे में। ठीक है, तो कोई भी एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को कोई पर्क्स दे रहा है। ठीक है, कंपनीज में काफी सारे पर्क्स दिए जाते हैं अपने एम्प्लॉयज को, गाड़ी हो गई, घर हो गया या मोबाइल हो गया, जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है। ठीक है, और अगर वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत उनको दिए गए हैं वो पर्क्स, तो फिर वो जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, क्योंकि उनका कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट था कि आपको इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको जो है ये सारे पर्क्स दिए जाएंगे, तो उस केस में वो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है उस केस में वो जीएसटी वहां पर चार्ज होगा। ठीक है, अगर वैल्यू जो है वो मोर देन 50,000 है गिफ्ट के केस में। ठीक है, सो यहाँ पर सर्कुलर नंबर 172 क्लियर है। अब नेक्स्ट पैरा 3 क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, कोई भी गुड्स का सप्लाई हो रहा, ध्यान रखिए गुड्स बोला है, सर्विस नहीं है। ठीक है, कोई भी सप्लाई हो रहा है गुड्स का बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब क्या कर रहा है, एजेंट जो है वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को सप्लाई कर रहा है। और सेकंड क्या बोला है, बाय द एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब कोई एजेंट है जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को सप्लाई कर रहा है या फिर गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो वो भी विदाउट कंसिडरेशन है तो भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, अब इस केस में आपको ध्यान रखना है कि एजेंट क्या होता है। ठीक है, सो एजेंट का, अगर वो एजेंट है जो इनवॉइस इशू करता है इन द नेम ऑफ एजेंट वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय द एजेंट टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, मतलब जो एजेंट सप्लाई कर रहा है या रिसीव कर रहा है और वो इनवॉइस अगर प्रिंसिपल के नाम पे बना रहा है तो फिर वो पैरा 3 के अंदर फॉल नहीं करेगा। ठीक है, और अगर वो इनवॉइस खुद के नाम पे बना रहा है तो फिर वो पैरा 3 के अंदर फॉल करेगा। ठीक है, सो आपको पैरा 3 के अंदर सिंपल ध्यान रखना है कि इनवॉइस जो इशू कर रहा है वो किसके नाम पे कर रहा है। अगर एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है तो फिर वो पैरा 3 में फॉल कर जाएगा, अगर वो प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है तो फिर पैरा 3 में फॉल नहीं करेगा और उस केस में उसको कंसिडरेशन होना चाहिए सप्लाई होने के लिए। ठीक है, और ये जो पैरा 3 था ये सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में काम करता है, सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में आपको जो है कंसिडरेशन होना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्लैरिफिकेशन दिया है, क्लैरिफिकेशन ऑफ इश्यूज पर्टेनिंग टू डेल क्रेडिटर एजेंट। ठीक है, सो डेल क्रेडिटर एजेंट क्या होता है। ठीक है, सो ये भी एक तरह के नॉर्मल एजेंट ही होता है, लेकिन डेल क्रेडिटर एजेंट में अलग क्या है कि डेल क्रेडिटर एजेंट
गारंटी देते हैं द पेमेंट टू द सप्लायर, ठीक है। सो वो गारंटी देते हैं पेमेंट की, अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो वो खुद जो है सप्लायर को पैसा पे करेंगे, ठीक है। सो पेमेंट का गारंटी दिया जाता है यहाँ पर सप्लायर को, और चूंकि वो गारंटी दे रहे हैं, वो रिस्क ले रहे हैं, तो उनका जो कमीशन होता है वो भी स्लाइटली हायर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एजेंट्स, ठीक है। सर्कुलर नंबर 73 ने कुछ इश्यूज को जो है क्लैरिफाई किया। अब कौन कौन सी चीजें दी गई है वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बोला है डीसीए जो है फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। क्या वो पैरा 3 के अंदर फॉल करेगा? तो सिंपल, पैरा 3 का फॉर्मूला क्या है कि अगर एजेंट जो है खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करता है तो फिर वो पैरा 3 में फॉल करेगा, अगर वो प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है तो फिर वो पैरा 3 में फॉल नहीं करेगा, ठीक है। सो इनवॉइस इसके नाम पे इशू कर रहा है। सेकंड दिया हुआ है कि देखिए डीसीए क्या करता है, सप्लायर को जो है गारंटी दे रहा है पेमेंट का, ठीक है। तो वो क्या करता है, अगर किसी कस्टमर ने पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया है तो वो क्या करता है, कस्टमर को लोन का फैसिलिटी देता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन देता है उसको, और उस लोन के अगेंस्ट जो है वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। सो क्या वो इंटरेस्ट जो है जो डीसीए ने चार्ज किया है, क्या वो वैल्यू का पार्ट बनेगा? तो यहां पर क्लैरिफाई किया कि देखिए ये एक तरह का सप्लाई ऑफ सर्विस है जो डीसीए दे रहा है अपने कस्टमर को, ठीक है। वो लोन का फैसिलिटी दे रहा है, वो एक तरह का सेपरेट सप्लाई है, इंडिविजुअल सप्लाई है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेस पे, ठीक है। और वो यहां पर वैल्यू का पार्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाइड टू बाय द सप्लायर, ठीक है। वो एक इंडिविजुअल सप्लाई है, वो अपने कस्टमर्स को लोन का फैसिलिटी दे रहा है और उसके अगेंस्ट जो है इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। थर्ड क्वेरी क्या बोला है कि डीसीए जो है वो पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में फॉल करता है, ठीक है। वो पैरा 3 में फॉल करता है और वो लोन का फैसिलिटी दे रहा है अपने कस्टमर को, और उनसे चार्ज करता है फॉर डिलेड पेमेंट का कंसिडरेशन चार्ज करता है, ठीक है। पेमेंट क्योंकि डिले आया है तो उससे कुछ ना कुछ पेनल्टी या कुछ इस तरह का अमाउंट चार्ज करता है अपने कस्टमर से। सो क्या वो अमाउंट वैल्यू में इंक्लूड होगा, ठीक है। सो सबसे पहले क्या देखिए, पैरा 3 के अंदर वो एजेंट जो है फॉल करता है, ठीक है। अगर वो पैरा 3 के अंदर इंक्लूड है डीसीए, तो फिर वो जो वैल्यू का पार्ट बनेगा, जो भी कंसिडरेशन वो चार्ज करता है, ठीक है। सो where the DCA is an agent under para 3 of schedule 1, the temporary short term transaction based credit being provided by DCA to the buyer no longer retains its character of independent supply, ठीक है। सो ये एक तरह का इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं माना जाएगा, और ये जो भी अमाउंट चार्ज करेगा डीसीए अपने कस्टमर से वो यहां पर इंक्लूड होगा, ठीक है। और ये सेम चीज हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी देखा था सेक्शन नंबर 15(2)(d) के अंदर, ठीक है, जहां पर बोलता है डिलेड पेमेंट कंसिडरेशन आपको कोई भी रिसीव हुआ है तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनता है, ठीक है। सो यहां पर इंक्लूड किया जाता है। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखा था जहां पर इंक्लूजन दिए गए थे, ठीक है। सो ये वैल्यू में इंक्लूड होगा। अब लास्ट फोर्थ पॉइंट बोला है कि कोई भी सर्विस आपने इंपोर्ट की है, ठीक है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो हम ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो हम पहले भी देख चुके हैं सेक्शन 7(1)(b) के अंदर, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, जहां पर बोला था कि आप कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो फॉर अ कंसिडरेशन कर रहे हो, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होगा तो भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या बोला है, सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन या फिर फ्रॉम हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, और वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, तो चाहे कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। सो इंपोर्ट ऑफ सर्विस को आपको सिंपली समझना है तो इस चार्ट के थ्रू आप लोग समझ सकते हो। क्या बोला है, अगर कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो और विद कंसिडरेशन इंपोर्ट कर रहे हो, तो चाहे वो बिजनेस के लिए है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, ठीक है, बिजनेस के लिए है या नहीं है, दोनों ही केस में वो सप्लाई मान लिया जाएगा। ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7(1)(b), ठीक है, 7(1)(b) के अंदर हमने ये देखा था। अब नेक्स्ट क्या बोला है, कोई भी सर्विस इंपोर्ट किया विदाउट कंसिडरेशन और वो इंपोर्ट किया है किसी रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो फिर वो सप्लाई मान लिया जाएगा शेड्यूल 1 में, ठीक है। शेड्यूल 1 के अंदर वो सप्लाई मान लिया जाएगा पैरा 4 के अंदर, ठीक है, ये वाला। और लास्ट क्या बोला है, कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन है और कोई अदर केस है तो फिर वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो इंपोर्ट ऑफ सर्विस आप इस चार्ट से समझ सकते हो। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, कुछ सर्कुलर्स है, वन बाय वन देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई है। सबसे पहले दिया हुआ है टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम, ठीक है। सो कॉस्ट पेट्रोलियम क्या होता है समझिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है जो ऑयल एक्सप्लोर करना चाहता है या माइन करना चाहता है तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट से जो है उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके साथ प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है
और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या करना पड़ता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है जो वो माइनिंग करना चाहता है या एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, वो जो है गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करेगा, ठीक है, और रॉयल्टी पे करेगा और साथ में जितना भी प्रॉफिट वो अर्न करता है उसमें कुछ शेयर भी जो है गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। सो दो चीजें उसको देनी है, एक तो रॉयल्टी गवर्नमेंट को पे करना है और एक जो भी प्रॉफिट आया उसमें से कुछ गवर्नमेंट को उसका शेयर देना पड़ेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट उसके बदले में उसको क्या करेगी, उसको लाइसेंस देगी कि आप जाइए और आप जो भी है ऑयल एक्सट्रैक्शन का एक्टिविटी कीजिए, ठीक है। सो अब जो भी पैसा कॉन्ट्रैक्टर लगाता है, सो जब भी पेट्रोलियम निकलता है उसमें से, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट के लिए उसको दिया जाता है, ठीक है। सो जो भी कॉस्ट उसमें लगा है उसको बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम, ठीक है। और जितना प्रॉफिट उसने अर्न किया है, कॉस्ट के ऊपर जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है उसको बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम, ठीक है। सो प्रॉफिट पेट्रोलियम में से कुछ शेयर गवर्नमेंट को दिया जाता है, ठीक है, और बाकी का जो भी शेयर रहता है वो कॉन्ट्रैक्टर अपने पास रखता है। सो जो भी गवर्नमेंट का शेयर रहता है, गवर्नमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम, which is the consideration paid by the contractor to the central government for the services of grant of license, lease to explore or mine petroleum, crude or natural gas is exempt from GST, ठीक है। सो जो भी लाइसेंस देने के लिए गवर्नमेंट को प्रॉफिट पेट्रोलियम में से जो शेयर दिया गया है वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट होता है जीएसटी के अंदर, ठीक है। ये हम एग्जाम्पशन चैप्टर में भी आगे चलकर फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। सो जो भी गवर्नमेंट का शेयर है वो तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट उसको पैसा देती है कॉन्ट्रैक्टर को फॉर कॉस्ट पेट्रोलियम, ठीक है, कॉस्ट पेट्रोलियम का जितना भी पैसा दिया जाता है, द कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट अ कंसिडरेशन, वो कोई भी तरह का कंसिडरेशन नहीं है, गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दे रहा है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, वो खुद के लिए ही वो एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट से तो वो सिर्फ लाइसेंस ले रहा है और उस लाइसेंस के बदले जो है उसको रॉयल्टी पे करना पड़ रहा है या गवर्नमेंट को शेयर देना पड़ रहा है, ठीक है। सो जो भी कॉस्ट पेट्रोलियम गवर्नमेंट उसको पे करती है वो कोई भी तरह का कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। सो वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने लिए कर रहा है। The contractor carries exploration or production of petroleum for themselves and not as a service to government, वो कोई भी गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दे रहा है तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है, और उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा कॉस्ट पेट्रोलियम पे, ठीक है। सो यहाँ पर सर्कुलर नंबर 32 क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया है जीएसटी इंप्लीकेशन ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे जीएसटी का इंप्लीकेशन क्या होगा, देखिए हमने पहले ही पढ़ा था गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कि मनी और सिक्योरिटीज जो है जीएसटी की डेफिनेशन से बाहर है, ठीक है। सो मनी एंड सिक्योरिटीज पे जीएसटी नहीं लगता है। सो जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आर इन द नेचर ऑफ डेरिवेटिव्स, वो डेरिवेटिव्स होते हैं और डेरिवेटिव्स जो है वो सिक्योरिटी का पार्ट माना जाता है, ठीक है। सो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। लेकिन फ्यूचर ऑप्शंस जो है वहां पर डिलीवरी ऑप्शंस अगर है, उनमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैव डिलीवरी ऑप्शन एंड द सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, उसका जो सेटलमेंट किया जा रहा है वो एक्चुअल डिलीवरी के थ्रू किया जा रहा है, तो फिर वो उस केस में वो एक सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और उस पर जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। सो अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली उसको नेट सेटलमेंट कर रहे हैं तो फिर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो सिक्योरिटीज माना जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल डिलीवरी दिया जा रहा है तो फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और उस पर जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। सेम केस दिया हुआ है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कि अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्चुअल डिलीवरी दिया जा रहा है ऑफ द अंडरलाइंग कमोडिटी या करेंसी का एक्चुअल डिलीवरी दिया जा रहा है तो फिर उस पर जीएसटी लगेगा और वो एक सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लेकिन अगर नेट सेटलमेंट हो रहा है, सेटलमेंट टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ नेट सेटलमेंट ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फॉरवर्ड रेट ओवर द प्रिवेलिंग मार्केट रेट, जो भी प्रिवेलिंग मार्केट रेट है और फॉरवर्ड रेट का जो डिफरेंस है उसको लेकर के नेट सेटलमेंट अगर कर रहे हैं तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो सिक्योरिटीज माना जाएगा और सिक्योरिटीज जो है वो ना ही गुड्स में की डेफिनेशन में फॉल करता है ना ही सर्विस की डेफिनेशन में फॉल करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट बोला गया जीएसटी इंप्लीकेशन ऑन सिक्योर्ड डेट, ठीक है। कोई भी आप सेल कर रहे हो, परचेज, एक्विजिशन और असाइनमेंट ऑफ सिक्योर्ड डेट डज नॉट कंस्टिट्यूट ट्रांजैक्शन इन मनी, ठीक है, क्योंकि ये जो है डेरिवेटिव्स का नेचर का है और ये सिक्योरिटी माना जाता है और सिक्योरिटीज जो है वो जीएसटी में उस पर नहीं लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, जीएसटी इंप्लीकेशन ऑन ट्रांजैक्शंस इन इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो गए, लाइक इंटरेस्ट रेट स्वेप्स हो गए या फॉरेन एक्सचेंज स्वेप्स हो गए, तो ये भी जो है एक्सक्लूड किए गए फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह के डेरिवेटिव्स हैं और सिक्योरिटी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, ठीक है। अब सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या होती है समझिए, इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सबसे पहला एक होता है लेंडर जो अपनी सिक्योरिटीज लेंड करता है किसी अप्रूव्ड इंटरमीडियरी को, ठीक है, और अप्रूव्ड इंटरमीडियरी जो है वो सिक्योरिटीज को किसी बोरोवर को देता है, ठीक है। सो यहाँ पर सिक्योरिटीज क्या है, सिक्योरिटीज को गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी शेयर्स हैं वो लेंड किए जा रहे हैं, ठीक है। सो अंडर दिस स्कीम लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज लेंड्स सिक्योरिटी थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी, जो भी लेंडर है वो अपनी सिक्योरिटीज को अप्रूव्ड इंटरमीडियरी को लेंड करता है,
टू अ बोरोवर अंडर एन एग्रीमेंट टेम्पररीली फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। और लेंडर को क्या मिलता है, लेंडिंग फीस दिया जाता है फॉर लेंडिंग देयर सिक्योरिटीज टू द बोरोवर, ठीक है। सो उसको लेंडिंग फीस मिलता है, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटीज को लैंड करता है, ठीक है। और जो ये अप्रूव्ड इंटरमीडिएट होता है ये रजिस्टर्ड होता है सेबी के अंदर, ठीक है। सो द एसएलसी डजंट ट्रीट लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी एज डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी। यहां पर कोई बाय और सेल नहीं हो रहा सिक्योरिटी का, ये सिर्फ सिक्योरिटी को लैंड किया जा रहा है। और बोरोवर जो है आफ्टर सर्टेन पीरियड वो जो है वो सिक्योरिटीज को वापस उसको इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज को रिपे करना पड़ेगा, ठीक है, अलोंग विद कॉमर्शियल बेनिफिट्स। सो वो सिर्फ और सिर्फ उसको लैंड कर रही है सिक्योरिटीज को, तो यहां पर जो है जीएसटी लगेगा और ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। और जो इंटरमीडियरी एक्टिविटीज ऑफ इंटरमीडियरी फैसिलिटेटिंग लेंडिंग और बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज फॉर कमीशन ऑफ फीस, जो इंटरमीडियरी है जो कमीशन ऑफ फीस के लिए दोनों पार्टीज को मिलवा रहा है वो भी जो है टैक्सेबल होगा और अलग से उस पर जीएसटी लगाया जाएगा, ठीक है। सो ये था सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। अब आगे बढ़ते हैं, कैश कॉल्स इन जॉइंट वेंचर, ठीक है। कैश कॉल्स इन जॉइंट वेंचर क्या होता है, देखिए कोई भी जॉइंट वेंचर है जो जहां पर लोग मिल करके कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, उसमें से एक ऑपरेटिंग मेंबर है, वो क्या करता है सबसे 20 लाख रुपीस ले रहा है, ठीक है। सो चारों लाख से या 5 लोग हैं, ठीक है, सो 20 लाख सबसे ले रहा है, तो मतलब 1 करोड़ रुपीस उसके पास आया। अब उसको प्रोजेक्ट के लिए कोई भी मशीनरी लेना है, ठीक है, तो वो क्या करता है उस 1 करोड़ से वो मशीनरी बाय करता है। तो इस केस में जो भी पैसा उसने मंगाया है, ठीक है, कैश कॉल्स किए हैं, वो यहां पर जीएसटी नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो एक तरह का क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, वो किसी भी तरह का कंसीडरेशन नहीं है। ऑपरेटिंग मेंबर जो है उन मेंबर्स को कोई भी सर्विस नहीं दे रहा है, ठीक है। वो सभी लोग मिलकर के अपना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फिर प्रोजेक्ट के लिए कोई भी मशीनरी बाय कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड एग्जांपल समझिए कि अगर ऑपरेटिंग मेंबर क्या करता है, पांचों लोग से 20 लाख रुपीस कलेक्ट करता है, 1 करोड़ आ जाता है, फिर उसके बाद खुद की मशीन, उसके पास जो मशीन होती है वो उस प्रोजेक्ट में यूज कर रहा है, तो इस केस में क्या है, वो एक तरह की सर्विस दे रहा है, अपनी मशीनरी यूज कर रहा है, तो वो वहां पर कंसिडरेशन माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल कोई केस है जिसमें कैश कॉल्स किए जा रहे हैं, तो वो एक तरह का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है और वो उस पर जीएसटी नहीं चार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स। देखिए हमने पहले देखा था कि कोई भी सप्लाई होता है किसी गुड्स या सर्विस का, तो फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ पैसा उसमें होना चाहिए। अब यहां पर क्या बोला है, फ्री सैंपल्स और गिफ्ट्स बांटे जा रहे हैं, तो वो विदाउट कंसिडरेशन है, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, डू नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट ये है बाय वन गेट वन ऑफर। बाय वन गेट वन ऑफर जो है हमने काफी मॉल्स में कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो हमने देखा है कि आप एक प्रोडक्ट खरीदिए उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री है, ठीक है। सो देखिए जीवन में फ्री की जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द कस्टमर, ठीक है। सो कोई भी चीज फ्री नहीं होती, वो क्या होता है सिंगल प्राइस चार्ज करते हैं आपसे और 2 प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई तरह की इंडिविजुअल सप्लाई नहीं है, ठीक है, सिंगल प्राइस में दोनों प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। देखिए आप ऐसा कह सकते हो कि चूंकि इसमें कंसिडरेशन नहीं है, एक प्रोडक्ट तो फ्री दे रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हैं लेकिन 2 इंडिविजुअल सप्लाईज हैं और कंसिडरेशन वो चार्ज कर रहे हैं, तो यहां पर वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करेगा और उस पर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक तरह की कंपोजिट सप्लाई या मिक्स्ड सप्लाई माना जाएगा। सो जो भी केस अगर केस टू केस वेरी करता है, अगर कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है तो उसके हिसाब से उसका रेट डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 7(1)(a). 7(1)(a) क्या बात करता है, शेड्यूल 2 की, ठीक है। कौन सी सर्विसेज जो है, कौन सी सप्लाई गुड्स मानी जाएगी, कौन सी सप्लाई सर्विस की मानी जाएगी, तो यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिस्ट है। सो 1 by 1 एक चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ट्रांसफर, ठीक है, कोई भी ट्रांसफर कर रहे हो, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, कोई भी गुड्स का ट्रांसफर कर रहे हो टाइटल, तो उस केस में ये एक तरह की सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, ठीक है। कोई राइट ट्रांसफर कर रहे हो, राइट इन गुड्स या फिर अनडिवाइडेड शेयर्स इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल दे रहे हो, मतलब आप टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप जो है राइट ट्रांसफर कर रहे हो अपना, तो ये एक तरह की सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ये एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration। मतलब क्या हो रहा है, हायर परचेज का केस है कि आप जब भी फुल पेमेंट कर दोगे उसके बाद जो है आपको टाइटल ट्रांसफर किया जाएगा, तो उस केस में भी हायर परचेज के केस में भी जो है ये सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि गुड्स तो आप दे रहे हो। नेक्स्ट ये लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए क्या है, कोई भी लीज या टेनेंसी या ईजमेंट या लाइसेंस दे रहे हो टू ऑक्यूपाई अ लैंड, या फिर कोई लीज या लेटिंग आउट कर रहे हो कोई बिल्डिंग का, कोई कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, कॉमर्शियल बिल्डिंग हो गई, इंडस्ट्रियल हो गई या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो गए, तो आप लेट आउट कर रहे हो या लीज पे दे रहे हो, तो वो दोनों ही केस जो है सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ठीक है, क्या बोला है, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स,
मतलब किसी और व्यक्ति के गुड्स पर जो है आप कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहे हो, तो ये एक तरह की सर्विस मानी जाती है। ठीक है, मान लीजिए मेरी कार है, मैं कार वॉश कराने लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, गाड़ी तो मेरी है लेकिन वो वॉश करके दे रहा है, उसको कुछ ट्रीटमेंट कर रहा है या कुछ प्रोसेस करके मुझे लौटा रहा है, तो ये क्या है, एक तरह की सर्विस मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। इसमें क्या क्या केसेस दिए हैं, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ अंडर अ डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस सो इज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट। मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो और एसेट जो है ट्रांसफर किया जा रहा है किसी और व्यक्ति को, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, कोई भी गुड्स हेल्ड किए गए या यूज किए गए फॉर बिजनेस, ठीक है, आपने आपके बिजनेस के लिए कोई भी गुड्स आपने रखे हैं और फिर उन गुड्स को आगे चल करके आप उनको यूज करते हो फॉर प्राइवेट पर्पस। मान लीजिए मैं एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है, और मैंने एक चेयर अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, मैंने अपने घर के लिए वो एक चेयर ले ली, तो ये एक तरह की सर्विस मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट दिया है गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन हु सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। मतलब जो बिजनेस कर रहा है वो अपना बिजनेस बंद कर रहा है या उसका बिजनेस जो है क्लोज हो रहा है, और तो जो भी गुड्स है supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before the cease to be taxable person। जब वो बिजनेस बंद कर रहा है उससे पहले जितने भी गुड्स उसने सप्लाई किए इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो भी गुड्स का सप्लाई ही माना जाएगा। लेकिन इसके एक्सेप्शंस दिए, एक्सेप्शन क्या बोले कि अगर बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो एज ए गोइंग कंसर्न, मतलब उस बिजनेस को कोई ना कोई और व्यक्ति जो है आगे चल करके कंटिन्यू करने वाला है, या फिर बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो आगे चल करके उस बिजनेस को कैरी करने वाला है, तो इस केस में जो है ये यहां पर कवर नहीं होते हैं। अदरवाइज नॉर्मली कोई भी गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, तो फिर वो गुड्स माने जाएंगे। नेक्स्ट ये है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है तो ये सर्विस माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर्स, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हो तो वो भी सर्विस माना जाएगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन के केस में आपको कंडीशंस ध्यान रखना है, वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड बिफोर issuance of completion certificate or its first occupation whichever is earlier, तो फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन अगर कंसिडरेशन जो है वो बाद में रिसीव हुआ है, तो वो क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, कंप्लीट करके फिर आप बेच रहे हो, तो फिर वो जो है नेगेटिव लिस्ट में फॉल करेगा। ठीक है, और उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लेकिन आपको कंसिडरेशन जो है वो पहले ही मिल चुका है, बिफोर या तो इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर बिफोर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, आपको कंसिडरेशन रिसीव हो गया है, तो फिर वो क्या हो गई, एक तरह की कंस्ट्रक्शन सर्विस आप जो है उस व्यक्ति को दे रहे हो और वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को आपने यूज करने के लिए या उसको राइट ट्रांसफर किया है, तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, उसके बाद कोई भी आईटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई भी आईटी सॉफ्टवेयर है जिसका आप डेवलपमेंट कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो या एडॉप्शन कर रहे हो, एनहेंसमेंट या इंप्लीमेंटेशन, कुछ भी आईटी सॉफ्टवेयर का आप लोग कर रहे हो डेवलपमेंट, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। उसके बाद एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, कुछ करने का पैसा या कुछ ना करने का भी जब आपको पैसा मिलता है वो भी यहाँ पर सर्विस माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए मेरा एक सीए का प्रैक्टिस है और मैं किसी और मेरा कोई आर्टिकल है वो सीए बन गया और वो भी उसी पास में मेरे ऑफिस के पास में जो है प्रैक्टिस लगाता है, तो मैंने उसको 5 लाख रुपए दिए और मैंने बोला कि मेरे ऑफिस के 3 किलोमीटर के एरिया में आपको ऑफिस नहीं लगाना है। ठीक है, सो मैंने उसको क्या किया, नॉन कम्पीट फीस दे दी कि आपको इस एरिया में जो है आपको प्रैक्टिस नहीं लगानी, तो ये भी यहाँ पर सर्विस माना जाता है और इस पर भी जीएसटी लगता है। ठीक है, और लास्ट क्या दिया, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पसेस फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब आप किसी गुड्स को यूज करने का राइट किसी और व्यक्ति को दे रहे हो तो वो भी सर्विस माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यह है, 2 चीजें बोली है जो कि कंपोजिट सप्लाई होती है। ठीक है, कौन कौन सी दी गई है, सबसे पहला वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, ये सारी सर्विसेज आप दे रहे हो। ठीक है, सर्विस भी दे रहे हो और आप जो है गुड्स भी यूज कर रहे हो उसमें किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, तो ये एक तरह की कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, और सेम नेक्स्ट ये है रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट में क्या करते हो, आप खाना खाने जाते हो तो वहां पर आपको गुड्स भी सप्लाई किए जा रहे हैं और सर्विस भी मिल रही है आपको। ठीक है, आपको सर्व किया जा रहा है खाना, आपको अच्छा एम्बियंस दिया जा रहा है, तो ये क्या है, ये एक तरह की कंपोजिट सप्लाई है। ठीक है, सो ये दोनों ही सर्विसेज कंपोजिट सप्लाई मानी जाती है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, अब आगे कुछ रेलेवेंट सर्कुलर्स दिए हैं, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 44। ठीक है, टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट्स अंडर जीएसटी।
टेनेंसी राइट क्या होता है? देखिए, पगड़ी सिस्टम जो है काफी स्टेट्स में चलता है। वहां पर क्या होता है, कोई भी जो टेनेंट है वो अपना राइट किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है और उसके अगेंस्ट उसको टेनेंसी प्रीमियम दिया जाता है। सो जो भी टेनेंसी प्रीमियम उसको मिलता है वो एक तरह का सप्लाई ऑफ सर्विस है और उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, आपको क्या हो रहा है, आपने नेगेटिव लिस्ट के अंदर दिया गया है कि कोई भी आप सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग करते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन यहां पर लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, आपको सेल नहीं किया जा रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, टेनेंसी राइट आपको ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, और जब भी राइट ट्रांसफर किया जाता है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है और उस पर जीएसटी लगेगा। और इस टेनेंसी राइट को ट्रांसफर करने में हो सकता है आपने स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसका जो नेचर है वो सप्लाई ऑफ सर्विस का ही रहेगा और उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, अगर कोई रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है फॉर यूज एज ए रेसिडेंट तो फिर वो एग्जेम्प्ट होगा अगर वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया। ठीक है, सेम चीज एग्जेम्पशन चैप्टर में भी दी है, तो वहां पर हम लोग जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। ये क्या होता है, देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। एक बैंक है ए और दूसरा बैंक है बी। ठीक है, सो आरबीआई ने क्या किया है, कुछ नोटिफाइड किया है कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर्स। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया है, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए बोला गया कि आपको जो है कॉमर्शियल बैंक्स को बोला है कि आपको इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को जो है इतना लिमिटेड जो परसेंटेज होता है कुछ उतना आपको जो है इनको लोन देना है। ठीक है, मान लीजिए वो परसेंटेज है 15%, तो आपने क्या करना है, जो भी कॉमर्शियल बैंक है उसको प्रायोरिटी सेक्टर्स को 15% लोन देना पड़ेगा। ठीक है, सो ए जो बैंक है उसने 15% दे दिया। ठीक है, ये मान लीजिए उसने 25% दे दिया। ठीक है, और जो बी बैंक है उसने 10% ही दिया प्रायोरिटी सेक्टर्स को। ठीक है, मान लो 100 करोड़ का उसने लोन दिया है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें जो प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन दिया है वो सिर्फ 10% ही दिया है। तो अब मिस्टर बी क्या करता है, ये जो बी बैंक है वो ए के पास जाता है और बोलता है कि आप मुझे जो है ये 5% के जो है मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ये एक तरह का नेचर ऑफ गुड्स है और इस पर जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, अब आपको लगेगा कि इसमें तो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो सर्विस क्यों नहीं है? तो देखिए, इस पर पहले जो है वैट लगता था और वैट के अंदर इसको गुड्स माना जाता था। ठीक है, और जीएसटी आने के बाद ऐसा कोई प्रोविजन आया ही नहीं जिसने इस चीज को बदला हो, तो अभी भी इसको गुड्स का नेचर ही माना जाता है और इस पर जीएसटी लगता है। ठीक है, साथ में क्या बोला है, फर्दर नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ पीएसएलसी बिटवीन बैंक्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, ये एक तरह की इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी और इस पर आईजीएसटी जो है चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सर्कुलर दिया है, सर्कुलर नंबर 178, इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। क्या बात करता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी डैमेजेस कंपनसेशन एंड पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ। ठीक है, सो कोई भी लिक्विडिटी डैमेजेस है, हमने अभी शेड्यूल 2 के अंदर देखा था कि एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन, पैरा 5E ऑफ शेड्यूल 2 क्या बोलता है कि अगर कोई भी आपको पैसा मिल रहा है, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, मतलब कुछ पैसा कुछ ना करने का आपको पैसा मिल रहा है, या फिर टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, मतलब कुछ चीज आप टॉलरेट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई स्कूल है, उसके पास में रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, अब स्कूल से काफी सारी आवाजें आती है, तो उस स्कूल वाले ने क्या किया, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को 10 लाख रुपीज दिए और बोले कि आप जो है जो भी आवाज आ रही, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसको टॉलरेट कीजिए। तो टॉलरेट करने के लिए जो है पैसा आपको दिया गया है। और तीसरा क्या बोला है, टू डू एन एक्ट, मतलब कुछ करने के लिए आपको पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है। ठीक है, हमने पैरा 5E ऑफ शेड्यूल 2 में देखा है और वो सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको देखना है कि दो कंडीशंस यहां पर जो है फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशंस दी है, देयर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इम्प्लाइड एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, सो दोनों ही पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और दूसरा कंसिडरेशन मस्ट फ्लो इन रिटर्न टू द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। ठीक है, सो कंसिडरेशन होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने नो क्लेम बोनस के केस में देखा था कि जो एग्रीमेंट जो किया जाता है वो ये एग्रीमेंट नहीं है कि आपको क्लेम नहीं करना है और हम बोनस देंगे, ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। आपने नॉर्मली, चूंकि ऐसा कोई इवेंट नहीं आया तो आपने कोई क्लेम किया नहीं, और आपने क्लेम नहीं किया इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने आपको बोनस दिया। ठीक है, सो एक्सप्रेस और इम्प्लिसिट एग्रीमेंट होना चाहिए। तो आपको ऑब्जेक्ट देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है एग्रीमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। टैक्सेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द ट्रांजेक्शन हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल। कौन कौन से है, सबसे पहले लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, कोई भी लिक्विडेटेड डैमेजेस आपको पे किए जाते हैं फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था और वो आपने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, तो जो भी पैसा आपको पे किया जाता है, जो एग्रीड पार्टी रहती है उसको पैसा जो पे किया जाता है वो क्या है, एक तरह का मियरली अ फ्लो ऑफ मनी है फ्रॉम द पार्टी हु कॉजेज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया उसने पेमेंट किया है दूसरी पार्टी को, जो एग्रीड पार्टी होती है
तो ये एक तरह का मेयरली फ्लो ऑफ मनी है उसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। और ये कोई भी ना करने का, ये एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट नहीं है, ठीक है। सो दिस डज नॉट कंस्टिट्यूट कंसिडरेशन फॉर अ सप्लाई एंड नॉट टैक्सेबल। सो किसी भी तरह का कोई भी लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं तो वहां पर जो है कंसिडरेशन नहीं माना जाता है और टैक्स नहीं लगता उस पर, ठीक है। सो इफ द पेमेंट इज मेयरली एन इवेंट इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट एंड इट डज नॉट रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट एंटर किया गया तो ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि हम लोग वो एग्रीमेंट को तोड़ेंगे और आपको पैसा पे करना पड़ेगा। एग्रीमेंट वो नहीं होता है, ठीक है। वो जस्ट पैसा पे किया जाता है क्योंकि किसी पर्सन को एग्रीमेंट टूटने की वजह से कोई लॉस हुआ है या कोई इंजरी हुआ है तो उसको कंपनसेट करने के लिए पैसा पे किया जाता है, ठीक है। सो वो टैक्सेबल नहीं होता है यहाँ पर। नेक्स्ट ये है चेक डिसऑनर और फाइन और पेनल्टी, ठीक है। कोई भी चेक डिसऑनर हो गया या तो फिर जो है बैंक्स हो गई या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए तो वो क्या है, फाइन या पेनल्टीज जो है चार्ज करते हैं। तो ये भी कोई तरह का टॉलरेट करने के लिए एक्टिविटी नहीं है, तो ये भी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और नॉट टैक्सेबल होगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया इसलिए आपको पैसा पे करना पड़ रहा है। नेक्स्ट ये पेनल्टी इंपोज फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ, आपने गवर्नमेंट का कोई भी लॉ वायलेट किया है और उसके रिगार्डिंग कोई पेमेंट किया है तो वो भी जीएसटी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हुआ है फॉरफीचर ऑफ सैलरी, ठीक है। आपको क्या किया गया, फॉरफीचर ऑफ सैलरी और पेमेंट ऑफ बॉन्ड अमाउंट, मतलब कोई भी व्यक्ति जो एम्प्लॉयमेंट में है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन होता है, उसका एग्रीमेंट होता है कि भैया अगर आपने जो है नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया या आपने जो बॉन्ड के जितना टाइम पीरियड है उतना सर्व नहीं किया तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पैसा पे किया जाता है ये कोई एग्रीमेंट ये नहीं था कि आपको जो है आप ब्रीच करना और आपको जो है पैसा पे करना पड़ेगा, एग्रीमेंट ये नहीं था। हर कंपनी चाहती है कि एम्प्लॉयज उनके साथ काम करें और पूरी पॉलिसीज को फॉलो करें, ठीक है। जस्ट नॉन सीरियस इंप्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट लेने से रोकने के लिए ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी नोटिस पीरियड रिकवरी आपसे किया जाता है वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। उसको भी कंसिडरेशन नहीं माना जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट ये लेट पेमेंट सरचार्ज और फीस, कोई भी तरह का लेट पेमेंट या सरचार्ज आपसे लगाया गया है, ये कोई फी चार्ज की गई है लेट पेमेंट के लिए तो वो भी यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन वो क्या होता है, जो भी पेमेंट रिसीव होता है डिलेड पेमेंट, वो एक तरह का नेचुरली बंडल होता है अपनी मेन सप्लाई से, ठीक है। जो मेन सप्लाई उससे नेचुरली बंडल्ड है, तो चूंकि इंटरेस्ट या लेट पेमेंट तो टैक्सेबल नहीं है सर्कुलर के हिसाब से, लेकिन फिर भी उसकी जो मेन सप्लाई है वो टैक्सेबल रहती है और ये नेचुरली बंडल है, तो ये नेचुरल बंडल है इसलिए उस पर जो है जीएसटी लगाया जाएगा, ठीक है। इवन इफ दिस सर्विस इज डिस्क्राइब्ड एज अ सर्विस ऑफ टॉलरेटिंग द एक्ट ऑफ लेट पेमेंट, इट इज एन एंसिलरी सप्लाई नेचुरली बंडल विद सप्लाई naturally bundled and supplied in conjunction with the principal supply and therefore should be assessed as the principal supply, ठीक है। सो जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का जो भी ट्रीटमेंट किया जाएगा उसके हिसाब से इसका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है फिक्स्ड चार्जेस फॉर पावर्स, ठीक है। सो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है, उसके दो कंपोनेंट रहता है, एक होता है मिनिमम फिक्स्ड चार्ज और एक होता है वेरिएबल पर यूनिट चार्जेस, ठीक है। जितना आप यूनिट्स खर्च करोगे उसके हिसाब से आपको वेरिएबली आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ रहता है उसमें फिक्स्ड चार्जेस। तो मिनिमम फिक्स चार्जेस क्या हो गया, कोई ये चार्जेस इसलिए नहीं लिए जा रहा कि आप कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे हो तो हम आपसे ये चार्ज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए शाहरुख खान है, शाहरुख खान के दो घर है, एक दिल्ली में भी है एक मुंबई में भी है, ठीक है। अब दिल्ली वाले घर पे कोई रहता नहीं, कोई उसको यूज नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका जो बिल आता है उसमें मिनिमम फिक्स चार्जेस लगाए जाते हैं। तो ये कोई टॉलरेट करने के लिए नहीं लगाए जा रहे कि आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर रहे हो और हम टॉलरेट कर रहे हैं, वो नेचर नहीं है इसका, ठीक है। मिनिमम फिक्स चार्जेस सबसे चार्ज किए जाते हैं तो ये भी टैक्सेबल नहीं होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जीएसटी के अंदर एग्जम्प्ट है, ठीक है। सो फिक्स चार्जेस पे फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस दोनों के ही ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। लास्ट यहां पर दिया है कैंसलेशन चार्जेस। कैंसलेशन चार्जेस देखिए क्या होता है, आपने कहीं भी होटल बुक किया या कोई फ्लाइट के टिकट्स बुक किए हैं, कोई बस के टिकट्स बुक किए हैं, ठीक है, और वहां पर कैंसलेशन चार्जेस आपने टिकट्स कैंसिल कर दिए तो आपसे कुछ ना कुछ कैंसलेशन चार्जेस लिए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्रैक्टिस है ये। सो जो भी कैंसलेशन चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, देखिए कोई भी एयरपोर्ट सर्विस है, मान लीजिए आप फ्लाइट के टिकट्स बुक कर रहे हो तो उसमें काफी सारी आपको सर्विसेज दी जाती है, ठीक है। सो जो कैंसलेशन चार्जेस आपसे चार्ज किए जाते हैं वो भी क्या है, नेचुरली बंडल रहते हैं विद अदर सर्विसेज, जो दूसरी सर्विसेज दी जाती है उसके साथ बंडल्ड है वो सर्विसेज, ठीक है। एंड आर प्रोवाइडेड इन कंजक्शन विद द प्रिंसिपल सप्लाई इन द ऑर्डिनरी काउंट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का जो ट्रीटमेंट किया जाएगा, जैसे प्रिंसिपल सप्लाई को असेस किया जाएगा वैसे ही इन चार्जेस को भी असेस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी फॉर फीचर हो रहा है अर्नेस्ट मनी, ठीक है, अर्नेस्ट मनी का कोई भी फॉर फीचर किया जा रहा है इज स्टिपुलेटेड एज अ कंपनसेशन फॉर लॉस सफर्ड एंड एज अ पेनल्टी फॉर डिस्करेजिंग द नॉन सीरियस बायर्स और बिडर्स, ठीक है। तो उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है।
सो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी कैंसलेशन चार्जेस है तो वो उसकी प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, लेकिन कोई भी फॉरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा सर्कुलर जो है कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाता है, सेक्शन नंबर 7.2। सेक्शन नंबर 7.2 बात करता है एक्सक्लूजन, सप्लाई में से क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होगी। ठीक है, सो पहला बोला है एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 3। जो भी शेड्यूल 3 जो जिसको हम नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं, उसमें जो भी एक्टिविटीज दी गई है या जो भी ट्रांजेक्शन दिए गए हैं वो उस पर जीएसटी नहीं लगता, वो सप्लाई के स्कोप से बाहर किया गया है। और दूसरा क्या बोला है, सच एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी in which they are engaged as a public authority as may be notified by the government on the recommendation of council shall be treated as neither as a supply of goods nor as a supply of service। ठीक है, सो नेगेटिव लिस्ट में जो भी चीजें दी गई है या फिर जो भी चीजें गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, तो वो सप्लाई के स्कोप से बाहर होगा। अब कौन कौन सी नॉन सप्लाईज होती है, तो देखिए सबसे पहले जो शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन की गई है या फिर नोटिफाई की गई है विद नोटिफिकेशन, और थर्ड क्लेरिफाई की गई बाय वे ऑफ सर्कुलर। ठीक है, सो ये तीनों ही जो है नॉन सप्लाईज है अंडर जीएसटी। सो सबसे पहले देखते हैं नॉन सप्लाईज लिस्टेड इन शेड्यूल 3। ठीक है, शेड्यूल 3 में कौन कौन सी चीजें दी गई है, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या हुआ, कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है, और वो सर्विसेज जो दी जा रही है वो इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अपने एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में ही वो सर्विसेज दी जा रही है तो फिर वो नेगेटिव लिस्ट में कवर हो जाएगी और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, सो जो भी सर्विस एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है ये ध्यान रखना कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, अगर वो आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी गई है तो फिर उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है सर्विस दे रहा है तो वो यहाँ पर नेगेटिव लिस्ट में कवर होगी। ठीक है, कोर्ट में क्या बोला है, कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, और ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है आर्टिकल नंबर 323 बी में। ठीक है, जो भी सेटअप किए गए आर्टिकल नंबर 323 बी में वो ट्रिब्यूनल माने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये आर्टिकल 323 बी में सेटअप नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इसका जो नेचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम एज ए ट्रिब्यूनल की तरह ही होते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज, जो भी फंक्शंस इसके द्वारा दिए जाते हैं वो भी यहाँ पर नेगेटिव लिस्ट में कवर किए जाएंगे। ठीक है, सो फी पेड बाय लिटिगेंट व्हाइल रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स टू द सेड कमीशन आर नॉट लेविएबल टू जीएसटी। और इस पर जो भी फी पे की जाती है उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या फिर कोई मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, या फिर मेंबर्स ऑफ पंचायत हो गए, या फिर मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड मेंबर्स ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज के। सो इनके जो भी मेंबर्स कोई भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर नेगेटिव लिस्ट में कवर है। उसके बाद ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। ठीक है, कोई भी पोस्ट होल्ड करने का, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गया, तो वो सर्विसेज भी जो है, वो जो भी सर्विसेज दे रहे हैं पोस्ट होल्ड करने की, वो भी नेगेटिव लिस्ट में कवर होती है। नेक्स्ट क्या बोला है, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन और ए मेंबर और ए डायरेक्टर इन एनी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। ठीक है, सो अगर वो चेयरपर्सन है या कोई भी डायरेक्टर है तो वो जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो भी नेगेटिव लिस्ट में कवर होगा। नेक्स्ट ये है सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल हो गया, ब्यूरियल, सेरेमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। ठीक है, कोई भी फ्यूनरल का सर्विस है या फिर मॉर्चरी का सर्विस जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है या फिर डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो ये सर्विसेज भी नेगेटिव लिस्ट में कवर है। ठीक है, नेक्स्ट ये है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग का सेल कर रहे हो आप तो वो नेगेटिव लिस्ट में कवर है और उस पर जीएसटी नहीं लगता है, ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, लेकिन हमने पहले भी देखा है कि अगर कंसिडरेशन जो है फॉर द सेल ऑफ बिल्डिंग रिसीव्ड आफ्टर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज, और जो भी कंसिडरेशन आपको रिसीव हुआ है वो आफ्टर होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर पहले आपको कंसिडरेशन रिसीव हो गया तो फिर वो कंस्ट्रक्शन सर्विस माना जाएगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, सो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के केस में आपको ध्यान रखना है कि कंसिडरेशन जो है वो आफ्टर रिसीव होना चाहिए, आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर इसका फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है लैंड में बी सोल्ड एज आइदर एज इट इज और आफ्टर सम डेवलपमेंट। ठीक है, कोई लैंड है जिसको या तो आप नॉर्मली सेल कर सकते हो जिस कंडीशन में वो अभी है, या फिर उसको कुछ डेवलपमेंट करने के बाद उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट क्या हो गया, उसका लेवलिंग करना, उबड़ खाबड़ है तो उसको सही एकदम लेवल पे लाना, या फिर उस पर कुछ ड्रेनेज लाइन बिठाना,
वाटर लाइंस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हो गई। सो ये सारे डेवलपमेंट करने के बाद आपने कोई लैंड को सेल किया है, तो उसके बाद भी जो है उसका कैरेक्टर जो है वो चेंज नहीं होगा और वो इस पैरा 5 में जो है फॉल करेगा, ठीक है, और उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। It is clarified that such developed land is also a sale of land and is covered under this para and accordingly does not attract GST। ठीक है, चाहे उसका लेबलिंग करा दिया या डेवलपमेंट करा दिया, लेकिन वो उसका नेचर चेंज नहीं होगा, वो लैंड ही कहलाएगा। उसको जो भी सेल किया है तो वो पैरा 5 में फॉल करेगा और उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, अब एक्शनेबल क्लेम्स हमने देखा गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम्स को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोला है, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, मतलब ये जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है इन्हीं पर जीएसटी लगेगा, अदरवाइज नॉर्मल जो भी एक्शनेबल क्लेम्स है उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या क्या होते हैं तो देखिए, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स मींस एक्शनेबल क्लेम्स इन्वॉल्वड इन और बाय वे ऑफ बेटिंग हो गया, कसिनो हो गया, गैम्बलिंग हो गया, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। ठीक है, सो ये 6 सर्विसेज जो है इन पर टैक्स लगेगा, अदरवाइज कोई भी एक्शनेबल क्लेम पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है मर्चेंट ट्रेडिंग। अब मर्चेंट ट्रेडिंग क्या होता है, देखिए कोई भी सप्लाई हो रहा है गुड्स का फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। मतलब क्या हुआ, कोई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से कोई गुड्स को सेल कर रहे हो किसी दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, और वो गुड्स जो है वो इंडिया में एंटर ही नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में वो मर्चेंट ट्रेडिंग बोला जाता है और उस पर भी जो है जीएसटी नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट बोला इनबोर्न सेल्स। इनबोर्न सेल्स क्या होता है, आपने कोई भी गुड्स को जो है इंपोर्ट करवाया है, ठीक है, और उसको गुड्स को इंपोर्ट कराने के बाद उसको वेयर हाउस में रख दिया, ठीक है, और वेयर हाउस से ही आप सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजप्शन, मतलब उसको क्लियर नहीं किया होम कंजप्शन के लिए, उसको वेयर हाउस से ही किसी और व्यक्ति को बेच दिया गया, तो वो भी जो है यहाँ पर नेगेटिव लिस्ट में कवर होगा और उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है हाई सी सेल। हाई सी सेल क्या होता है, देखिए आपने कोई भी गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, जापान से कोई गुड्स आपने खरीदे, अब वहां के कस्टम पोर्ट से निकल चुके हैं गुड्स, ठीक है, और इन बिटवीन हाई सी के अंदर उसको जो है टाइटल जो है उसका ट्रांसफर कर दिया गया बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, मतलब इन बिटवीन हाई सी में उसको जो है सेल कर दिया गया, उसका सप्लाई कर दिया गया, और वो इंडिया में आया उससे पहले ही उसका सप्लाई हो चुका है, तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर कवर नहीं होगा, वो नेगेटिव लिस्ट में कवर है और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, सो ये सारी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन जो है वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर कवर है, ये ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाते हैं ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाते हैं और उन पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, अब कौन सी नेक्स्ट दिया है, कौन सी सप्लाईज है, नॉन सप्लाईज नोटिफाइड विद नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन के थ्रू कौन कौन सी नॉन सप्लाईज यहाँ पर बताई गई है, सो 2 एक्टिविटीज यहाँ पर दी गई है, 2 एक्टिविटीज। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज इन रिलेशन टू पंचायत और म्युनिसिपैलिटी फंक्शंस। ठीक है, जो भी फंक्शंस म्युनिसिपैलिटी के हैं, ठीक है, जो भी पंचायत अपने पंचायत के जो भी फंक्शंस है वो यहाँ आर्टिकल 243G में दिए हुए, ठीक है, वो सारे फंक्शंस हो गए, या फिर कोई भी म्युनिसिपैलिटी के फंक्शन है जो आर्टिकल 243W के अंदर दिए गए, सो ये जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो यहाँ पर नेगेटिव लिस्ट के अंदर कवर है और उस पर भी जो है जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट दिया गया है ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। ठीक है, आपको कोई भी लिकर शॉप खोलना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से लिकर लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, और जो भी सर्विसेज दी जाती है बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो भी लाइसेंस दिया है वो ना गुड्स कहलाएगा ना सर्विस कहलाएगा। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द बिजनेस एंटिटी। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस दी किसी बिजनेस एंटिटी को अदर देन दिस लाइसेंस, अदर देन लिकर लाइसेंस को छोड़ के कोई दूसरा लाइसेंस दिया है, ठीक है, कोई माइनिंग राइट्स हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज का राइट हो गया, स्पेक्ट्रम राइट्स हो गए, तो वो सारे जो है वो टैक्सेबल होंगे और उस केस में जो है बिजनेस एंटिटी को आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, आरसीएम के अंदर हम ये सेम चीज देखेंगे कि कोई भी सर्विस गवर्नमेंट ने दी किसी बिजनेस एंटिटी को तो उस केस में आरसीएम के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लाइसेंस लीकर लाइसेंस है तो फिर उस केस में वो ना ही गुड्स के सप्लाई माना जाएगा ना ही सर्विस का सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉन सप्लाईज क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर के थ्रू क्या क्या क्लैरिफाई किया है, सो पहला दिया हुआ है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस। ठीक है, कोई भी इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है किसी कन्वेंस का, ठीक है, सो क्या बोला इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है, इंक्लूडिंग ट्रेन हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, टैंकर हो गया, ट्रेलर, वेसल, कंटेनर, एयरक्राफ्ट, कोई भी ट्रांसफर कर रहे हैं इंटरस्टेट, ठीक है, फॉर कैरिंग गुड्स और पैसेंजर और बोथ और
फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, कोई भी गुड्स लेकर के, कोई भी ट्रांसपोर्ट लेकर जा रहा है, जैसे कोई ट्रक है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को लेकर के जा रहा है, तो जो गुड्स ले जा रहा है उस पर तो जीएसटी लगेगा, लेकिन जो कन्वेंस जा रहा है, जो ट्रक जा रहा है, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट इन केस वेयर सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द सेम कन्वेंस, मतलब अगर सप्लाई जो है वो ट्रक का ही सप्लाई किया जा रहा है तो फिर वो यहां पर कवर हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली जब गुड्स ट्रांसफर किए जाते हैं, जो भी कन्वेंस जा रहा है, मान लीजिए ट्रक जा रहा है, 50 लाख रुपए का ट्रक लेकर के जा रहा है, तो वो यहां पर जीएसटी के अंदर कवर अप नहीं होगा। ठीक है, शैल बी ट्रीटेड एज नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड देयरफॉर नॉट टैक्सेबल। ठीक है, सो जो भी कन्वेंस लेकर के जा रहा है वो यहां पर टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी है जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है, ठीक है, वो कन्वेंस का रिपेयर या मेंटेनेंस किया जा रहा है, तो उस केस में जीएसटी वहां पर लग जाएगा। ठीक है, सेम चीज दिया हुआ है इन केस ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील लाइक क्रेन्स। ठीक है, सेम चीज दिया, सेम प्रोविजंस अप्लाई होंगे, म्यूटेंडिस अप्लाई होंगे। ठीक है, और अगर कोई रिपेयर का सर्विस है या मेंटेनेंस का सर्विस है तो उस केस में जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन दिया, सेक्शन नंबर 7.3। सेक्शन नंबर 7.3 क्या है? वो एक तरह का इंपावरिंग सेक्शन है। इस सेक्शन ने गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है कि कोई भी गुड्स को वो सप्लाई ऑफ सर्विस मान सकते हैं या फिर कोई भी सर्विस को वो सप्लाई ऑफ गुड्स मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 बात करता है टैक्स लाइबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, सो कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई क्या होता है समझिए। कंपोजिट सप्लाई, जो भी कंपोजिट सप्लाई होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। मींस अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट एंड कंप्राइजेस टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ विच आर नेचुरली बंडल्ड। मतलब क्या होगा, दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाईज है जो कि नेचुरली बंडल्ड है and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply। ठीक है, उसमें से एक जो है, एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपने मोबाइल खरीदा है, ठीक है, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? मोबाइल, लेकिन उसके साथ में आपको चार्जर भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल और चार्जर जो है वो नेचुरली बंडल्ड है। ठीक है, आपने कोई लैपटॉप खरीदा, उसके साथ में आपको बैग दिया गया, तो प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पर क्या है? लैपटॉप है, लेकिन उसके साथ में आपको बैग भी दिया गया है क्योंकि वो नेचुरली बंडल्ड है। ठीक है, सो ये सप्लाई मानी जाती है कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई के केस में क्या बोला है? कंपोजिट सप्लाई कंप्राइज ऑफ टू और मोर सप्लाईज, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। दोनों में से कोई एक सप्लाई जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई होती है, और उस केस में क्या माना जाएगा? शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है वही उस पर रेट लगाया जाता है। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई के केस में। अब नेक्स्ट क्या बोला है? प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है? प्रिंसिपल सप्लाई मींस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस which constitute the predominant element of a composite supply। ठीक है, कोई भी सप्लाई के अंदर आपको देखना है कि प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या है। जैसे मोबाइल के साथ चार्जर दे रहे हो तो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या है? यहाँ पर मोबाइल है। ठीक है, लैपटॉप के साथ आप बैग भी दे रहे हो तो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या है? लैपटॉप है। सो प्रिंसिपल सप्लाई पे जो भी रेट लगाया जाएगा जीएसटी का, वही उसके कंपोजिट सप्लाई में फॉल कर रहा है, तो दूसरी सप्लाई पर भी वही रेट लगेगा। ठीक है, सो जो फोन पे जो रेट लग रहा है वही चार्जर पर भी रेट लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ है मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होता है? मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज। क्या है? दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल सप्लाईज है ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस। मतलब प्राइस जो चार्ज किया वो सिंगल है। वेयर सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई। जो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई नहीं है, ठीक है, मतलब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल सप्लाई है और जिसके लिए सिंगल प्राइस चार्ज किया। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, फैमिली फंक्शन है, तो मैंने क्या किया? एक होटल को लिया, वहां पर काफी सारे रूम्स थे। मैं अब एक शॉपकीपर के पास गया और मैंने कहा कि यार मेरे को हर रूम के लिए एक किट बना के दो। ठीक है, जिसमें हेयर ऑयल होना चाहिए, हेयर कॉम होना चाहिए, शैम्पू हो गया, क्रीम हो गया, ये सारी चीजों को आप मेरे को एक किट बना करके दीजिए। उसने क्या किया? एक किट बनाया और मुझे जो है एक सिंगल प्राइस दिया कि आप जो है ये किट आपको 500 रुपीज में पड़ेगा। ठीक है, सो जितने किट्स आप लोगे 500 के हिसाब से आपको पे करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? सारे जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिविजुअल सप्लाईज है। ठीक है, शैम्पू हो गया, कॉम हो गया, ये सारे इंडिविजुअल सप्लाईज है, लेकिन उनके लिए जो है सिंगल प्राइस मुझसे लिया गया, तो ये कहलाता है मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं है, उनको साथ में एक किट बनाया गया है। ठीक है, और मिक्स सप्लाई के केस में रेट कौन सा लगेगा? A mixed supply comprised of two or more supplies shall be treated as supply of that particular supply that attracts highest rate of tax। जो भी प्रोडक्ट आपने मतलब 5 प्रोडक्ट्स का किट बनाया है, तो उन पांचों में से जो भी रेट हाईएस्ट होगा वो हाईएस्ट रेट जो है मिक्स सप्लाई के केस में लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो टर्म्स देखे, कौन कौन से देखे थे? सबसे पहला कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होता है वही दूसरी सप्लाई पे भी लगता है। और सेकंड केस मिक्स सप्लाई में क्या हुआ? इंडिविजुअल सप्लाईज होती है जिनके लिए सिंगल प्राइस चार्ज किया जाता है, और उस केस में रेट कौन सा लगेगा? जो हाईएस्ट रेट होगा वो मिक्स सप्लाई के केस में
लगाया जाएगा। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग कुछ सर्कुलर दिए गए हैं, देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला सर्कुलर नंबर 11, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी दिए गए, तो ध्यान से समझना क्या बोलता है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री इश्यूज, ठीक है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री के क्या क्या इश्यूज है। सो क्या होता है, कोई भी ऑथर है, ठीक है, मान लीजिए ये बुक जो आप देख रहे हो साइड में, ये मैंने बनाया है, ठीक है, मैंने इसको लिखा है पूरा। अब मैंने ये बुक को क्या किया, प्रिंट कराने के लिए किसी प्रिंटर के पास गया, ठीक है, प्रिंटिंग सर्विस जो मुझे देता है उसके पास में गया, और मैंने बोला कि इसको प्रिंट करके मुझे 100 कॉपीज दे दीजिए आप। ठीक है, सो इस केस में क्या हो रहा है, ये एक तरह का कंपोजिट सप्लाई है। मतलब क्या हो रहा है, बुक मेरा है, मैं पीडीएफ के फॉर्म में उसको ट्रांसफर कर रहा हूं और वो मुझे प्रिंट करके फिजिकल फॉर्म में बुक्स दे रहा है। तो क्या ये गुड्स का सप्लाई है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। देखिए, सर्विस, क्या वो प्रिंटिंग सर्विस दे रहा है या फिर गुड्स की फॉर्म में मुझे बुक्स दे रहा है, तो ये कंफ्यूजन था। तो यहां पर क्या बोला है, सर्कुलर नंबर 11 ने क्लेरिफाई किया कि ये जो सप्लाई है वो एक कंपोजिट सप्लाई है। और कंपोजिट सप्लाई के केस में अपने को देखना है कि प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। ठीक है, सो अगर आप कोई भी बुक्स प्रिंट करा रहे हो, ठीक है, कोई भी कंटेंट जो है, कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर और द पर्सन हु ओन्स द यूसेज राइट टू द इंटेंजिबल एसेट, वाइल फिजिकल इनपुट क्या होगा, इंक्लूडिंग पेपर्स हो गए यूज फॉर प्रिंटिंग बिलोंग्स टू द प्रिंटर। पेपर्स वगैरह सारे प्रिंटर के ही है, ठीक है, प्रिंटिंग वाले के ही है। हम क्या दे रहे हैं, हम उसको पब्लिशर जो है उसको बुक दे रहा है या पीडीएफ की फॉर्म में दे रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल सप्लाई सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग है। ठीक है, और सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग क्या है, एक तरह की सर्विस है, प्रिंटिंग सर्विस है, तो यहां पर सर्विस माना जाएगा इसको। ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या, आप प्रिंटिंग सर्विस दे रहे हो। ठीक है, और जो आपको बुक्स दी जा रही है, जो फिजिकल फॉर्म में दिया जा रहा है, वो एक तरह की एंसिलरी सप्लाई है। ठीक है, सो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन सेकंड केस क्या बोला है, अगर आप कोई भी प्रिंटेड एनवेलप प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है, जिसमें मेरा नाम लिखा हो और एनवेलप में प्रिंट करवा रहा हूं, या फिर लेटर कार्ड्स हो गए, या प्रिंटेड बॉक्स हो गए, डोमिनो वाला है, डोमिनो वाला अपना बॉक्स छपवा रहा है जिसके ऊपर उसका लोगो लग रहा है। ठीक है, या फिर कोई टिश्यूज हो गए, नेपकिन्स हो गए, काफी 5 स्टार होटल्स होते हैं जो अपने नेपकिन्स पे या टिश्यूज पे क्या करते हैं, अपने होटल का नाम छपवाते हैं। ठीक है, सो इस केस में आपको देखना प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। इस केस में प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक है, जो आपको नेपकिन्स दिए जा रहे हैं, जो टिश्यू पेपर्स दिए जा रहे हैं, वो प्रिंसिपल सप्लाई होगा। ठीक है, प्रिंटिंग सर्विसेज एंसिलरी सर्विस हो जाएगा इस केस में। ठीक है, सो आपको हर केस में देखना है कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। सो यहां पर सर्कुलर नंबर 11 क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर नंबर 32। ये बात करता है फूड सप्लाई टू पेशेंट्स। ठीक है, कोई भी पेशेंट है जो एडमिट है और उसको फूड सप्लाई किया जा रहा है, तो उस केस में क्या बोला है, फूड सप्लाई टू इन पेशेंट्स एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर या न्यूट्रिशंस एज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। मतलब क्या हो रहा है, दवाई के साथ साथ उसको खाना भी जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही सप्लाई किया जा रहा है, तो ये भी एक तरह की कंपोजिट सप्लाई कहलाएगी। और इसमें जो भी प्रिंसिपल सप्लाई जो हेल्थ सर्विसेज जो दे रहा है उसके हिसाब से इसका भी रेट लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फूड सर्विसेज दिया जा रहा है किसी की अटेंडेंट को या फिर किसी विजिटर को दिया जा रहा है, तो फिर वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी हेल्थ केयर की सर्विसेज होती है वो एग्जेम्प्ट है, और आपको खाना दे रहे हो आपको पेशेंट को, तो वो भी क्या है, कंपोजिट सप्लाई है। और चूंकि हेल्थ सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, तो ये भी सर्विस, फूड की सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन फूड की सर्विस अगर विजिटर को दी जा रही है या फिर किसी अटेंडेंट को दी जा रही है, तो फिर वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, काफी सिंपल सर्कुलर यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर नंबर 34। ये बात करता है एक्टिविटीज ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग। ये क्या होता है, देखिए, इन केस ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब क्या हो रहा है, आपको सर्विस भी दी जा रही है और गुड्स भी दिए जा रहा है, तो ये क्या बोला है, ये एक तरह की कंपोजिट सप्लाई होती है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा रोड पे सिर्फ व्हीकल जा रहे हैं लेकिन उसका बॉडी नहीं होता। ठीक है, फिर वो कहीं प्रीमाइसेस पे जाता है और कोई सप्लायर जो होता है वो उसका पूरा बॉडी बना करके देता है, उसको बस के रूट में बना करके देता है, स्लीपर्स बना करके देता है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है क्लाइंट का उस हिसाब से उसको बस को बना करके देता है। तो वो क्या कर रहा है, गुड्स भी खुद के यूज कर रहा है और सर्विस भी दे रहा है, तो ये सप्लाई क्या कहलाएगी, ये कंपोजिट सप्लाई कहलाएगी। और उसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, तो प्रिंसिपल सप्लाई आपको देखना है केस टू केस वेरी करता है। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस में हर केस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है जो है उसमें प्रिंसिपल सप्लाई है। ठीक है, लेकिन ये जो सप्लाई है वो कंपोजिट सप्लाई है। नेक्स्ट सर्कुलर नंबर 34, ये बात करता है रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। ठीक है, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स क्या होता है, देखिए, हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो काफी सारे बार क्या होता है कि टायर जो है वो पूरी तरह से घिस जाता है। ठीक है, तो कंपनीज क्या करती है कि उन टायर्स को जो है रीट्रेडिंग करके देती है, उन पर वापस से वो डिजाइन और पूरा एक पट्टी जो है लगा करके देते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह की सप्लाई ऑफ सर्विस है। मतलब टायर मेरा ही है, मैं अपना पुराना टायर लेकर के जा रहा हूं और वो उस टायर को रीट्रेडिंग करके मुझे वापस से दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मेरे गुड्स पे वो सर्विस दे रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन सेकंड केस क्या बोला है, अगर जो ओल्ड टायर्स है वो ओल्ड टायर भी उस सप्लायर का ही है। ठीक है, सप्लायर का ही ओल्ड टायर है और वो ही रीट्रेडिंग करके दे रहा है, तो इस केस में क्या हो गया, वो तो गुड्स सेल करना हो गया ना। ठीक है, ओल्ड टायर भी उसी का है और रीट्रेडिंग करके मुझे वो सेल कर रहा है, तो ये
सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर टायर मेरा है और वो सिर्फ और सिर्फ रीट्रेडिंग का सर्विस दे रहा है तो फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है। अब कुछ अमेंडमेंट्स दिए हैं, अमेंडमेंट्स क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है सप्लाई ऑफ फूड और बिवरेजेस एट सिनेमा हॉल टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विस। मतलब देखिए, आप कभी भी मूवी देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, ठीक है, तो वहां पर जो भी फूड या बिवरेजेस आपको प्रोवाइड किया जाता है, अब वो क्या हो सकता है, या तो सिनेमा ऑपरेटर में रन दिस रिफ्रेशमेंट या ईटिंग स्टॉल्स जो है वो सिनेमा ऑपरेटर खुद ऑपरेट कर सकता है, या फिर वो किसी थर्ड पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि आप जो है ये सारी चीजें स्टॉल लगाइए और आप बेचिए, ठीक है। सो अगर जो सर्विसेज है वो सिनेमा ऑपरेटर खुद दे रहा है और एज अ पार्ट ऑफ सर्विस दे रहा है, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ सर्विस दे रहा है, मतलब मूवी के साथ ही वो पार्ट ऑफ सर्विस दे रहा है, तो फिर वो एज ए टैक्सेबल होगा एज अ रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है। सो आपको कंडीशन क्या क्या देना है, फूड और सर्विस सप्लाइड बाय वे ऑफ और पार्ट ऑफ सर्विस है एंड सप्लाइड इंडिपेंडेंट टू द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस। मतलब वो कोई जरूरी नहीं है कि आप वो सर्विसेज लो ही लो, ठीक है, आपको चाहिए फूड का सर्विस या बिवरेजेस का सर्विस तो फिर आप वो अलग से बाय कर सकते हो। तो इस केस में ये एक तरह का रेस्टोरेंट सर्विस माना जाएगा और टैक्सेबल होगा, ठीक है। लेकिन सेकंड केस क्या बोला है, सिनेमा ऑपरेटर जो है वो कॉम्बो बना करके दे रहा है कि वो टिकट के साथ ही वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, वेयर द सेल ऑफ सिनेमा टिकट्स एंड सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस आर क्लब्ड टुगेदर, मतलब साथ में बेचा जा रहा है, तो उस केस में वो कंपोजिट सप्लाई होगा। और उस केस में आपको देखना है कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है आपका सिनेमा का हो गया, ठीक है। सो जो भी प्रिंसिपल सप्लाई है उसके हिसाब से आपका जीएसटी लगाया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट सर्कुलर क्या दिया है, सर्कुलर नंबर 196, ये बात करता है क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अ सब्सिडरी कंपनी बाय अ होल्डिंग कंपनी। मतलब क्या हुआ, कोई भी होल्डिंग कंपनी है जो अपनी सब्सिडरी कंपनी में कुछ शेयर्स होल्ड करती है, तो क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो यहां पर क्लैरिफाई किया कि नहीं, ये कोई सर्विस नहीं है। शेयर्स होल्ड करना ये शेयर्स सिक्योरिटीज में माना जाता है, और मनी एंड सिक्योरिटी ना ही गुड्स है ना ही सिक्योरिटीज है, ठीक है। सो ये कोई भी तरह का सर्विस नहीं है और ये इस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सप्लाई चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।